नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमारे भीतर के जो डर होते हैं वो मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में वही डर सामने आके खड़े हो जाते हैं। और ऐसी ही मुश्किल के बीच में मोदी जी का जो डर है वो आज सामने आके खड़ा हो गया। अब मोदी जी का जो डर है भीतर का, वो ये साहब नहीं है और ना ही ये साहब है और ना ही ममता है। मोदी का जो डर है वो ये आदमी नीतीश कुमार। और सबसे बड़ा डर ये है कि इसी नीतीश कुमार को कांग्रेस यानी खड़गे और राहुल गांधी कहीं उनके मुखालिफ प्रोजेक्ट ना करते हैं। सबसे बड़ा डर। और बदकिस्मती देखिए, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब मोदी जी ने हमेशा ये चाहा कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें और इस दिशा में वो कामयाब भी हुए। मोदी जी ने चाहा कि नीतीश कुमार कभी भी लालू के साथ हाथ ना मिलाएं, वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ हाथ ना मिलाएं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आज शाम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे और उनकी कई दौर में कांग्रेस के नेतृत्व से मुलाकात है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, जो कांग्रेस चीफ हैं, वो एक जबरदस्त रणनीति बना रहे हैं अपोजिशन यूनिटी को लेकर। अब आप कल्पना करिए कि आज रात नीतीश कुमार दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं मोदी को हराने का। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज रात मोदी कितने बेचैन होंगे और आज रात मोदी को नींद कितने बजे आएगी। अब दोस्तों, जैसा कि मेरे कुछ पत्रकारों से बात हुई जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, और उनका ये कहना है कि नीतीश और कांग्रेस यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी सहमति है, एक फाइनल ब्लूप्रिंट, एक खाका पूरी तरह से आप कह सकते हैं तैयार कर लेंगे आने वाले दिनों में। और उसके बाद नीतीश कुमार कांग्रेस की सहमति से वो देश भर के एक आप कह सकते हैं पोल कैंपेन पर निकलेंगे, जहां उनका जो फोकस है नीतीश कुमार का वो ये है, या कांग्रेस का, दोनों का, कि कांग्रेस, नीतीश कुमार यानी यूपीए और यूपीए के साथ जो बाकी छत्रप नेता हैं, बाकी रीजनल पार्टीज हैं, इन सबको एक छतरी के नीचे लाना। यानी वो जो गोल्डन फॉर्मूला है कि मोदी जी के पास 37% वोट और विपक्ष के पास 63% वोट, उस 63% वोट को लामबंद एक करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार, कांग्रेस, समूचा विपक्ष मोदी जी का बैंड बजाने जा रहा है। और क्या 2024 की ये जो लड़ाई है, 2024 का जो सुपर फाइनल है, क्या ये मोदी जी पर वाकई भारी पड़ने वाला है? और क्या बीजेपी के जो चाणक्य हैं यानी शाह, और शाह के जो बॉस हैं, चाणक्य के जो बॉस हैं शहंशाह, क्या उनको एहसास हो रहा है कि जमीन उनके कदमों के नीचे से निकल रही है? और शायद इसीलिए ये ऑपरेशन जेल शुरू किया गया। विपक्ष के हर बड़े नेता के पीछे सीबीआई और ईडी छोड़ी जा रही है, हर पुरानी फाइल को खंगाला जा रहा है। कैसा होने जा रहा है? क्या वाकई मोदी एक बहुत कमजोर जमीन पर खड़े हैं? अब दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार से इतना रश्क क्यों करते हैं मोदी, वो क्यों घबराते हैं? वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनके आगे खड़े हो जाएं, पॉलिटिकल राइवल बन के, या वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए नीतीश कुमार। ऐसा क्यों नहीं चाहते मोदी? उसका जो कारण है वो ये है कि नीतीश में ऐसे कई प्लस पॉइंट हैं। माइनस की तो बात करती रहती गोदी मीडिया, ऐसे प्लस पॉइंट हैं आज की तारीख में जहां मोदी भी हल्के साबित हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है वो ये है, उनके इतने लंबे कैरियर में, पॉलिटिकल कैरियर में, नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं रहा। बिहार जैसे राज्य में वो कई बार मुख्यमंत्री बने, वो केंद्र में भी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र सरकार में भी, लेकिन करप्शन के चार्जेस नहीं है। उस करप्शन के चार्जेस नहीं है जिसका धुआं आजकल मोदी को घेर रहा है और जिसको लेकर मोदी पलटवार कर रहे हैं विपक्ष पर, ऑपरेशन जेल शुरू कर दिया है। वो करप्शन, वो सीबीआई, वो ईडी, वो आईटी, बेमानी, उसके कोई मायने नहीं है।
नीतीश का जहाँ तक सवाल है, तो भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार अब तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा, बेदाग है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, परिवारवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब वैसे तो मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का परिवार है, बेटा भी है, सब कुछ है, भाई भतीजे सब हैं। लेकिन परिवार को नीतीश कुमार ने राजनीति से हमेशा दूर रखा और अक्सर मोदी जी कसमसा कर रह गए। परिवारवाद में उन्होंने सबको घेरने की कोशिश की, नीतीश को नहीं घेर पाए। एक और जो आज के दौर में बहुत मौजूद है, कॉरपोरेट कैपिटल क्रोनिज्म जिसे कहते हैं आप। और ये जो कॉरपोरेट का जो चार्ज है कि अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, नीतीश कुमार हमेशा अंबानी और अडानियों से वो दूर रहे, उनके दामन पर कॉरपोरेट फंडिंग का दाग नहीं लगा है। और जहाँ तक सत्यनिष्ठा की बात है तो बहुत ही ईमानदार छवि है, कोई डिग्री विग्री लेकर नहीं है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर हैं वो, इंजीनियरिंग की डिग्री है, सब जानते हैं। अब विचारधारा, अब उनकी अगर विचारधारा आप देखें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखें, तो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे आप कह सकते हैं इकलौते नेता हैं आज की तारीख में देश के, जो जयप्रकाश नारायण के साथ भी के शिष्य रहे, वाजपेयी के भी शिष्य रहे। तो वाजपेयी को लेकर भी चलते हैं, जयप्रकाश नारायण को भी लेकर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके प्रतीक हैं नीतीश कुमार। और इसलिए कहीं ना कहीं दोनों जब समाज में आपका सम्मान होता है और दोनों जगह आपको वोट मिल रहे हैं, तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां हल्के पड़ते हैं नरेंद्र मोदी। और इसी समाजवादी धारा को लेकर मैं कहूँगा कि जो उनका कास्ट बेस्ड सेंसस आ रहा है, जहाँ पर वो कमंडल फोर्सेस को मंडल से डिफीट करना चाहते हैं, उसको लेकर भी बहुत घबराए हुए मोदी। इस पर हम बात करेंगे जब हम बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार पर सांप्रदायिकता के आरोप। अब कुछ माइनस पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर माइनस पॉइंट देखें विज़ विज़ मोदी, तो बिहार के बाहर जो जनाधार है वो ऐसा नहीं है जो मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी के पास आरएसएस है, बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है जो नीतीश कुमार के पास नहीं है। और नीतीश कुमार कांग्रेस के सपोर्ट पर निर्भर है, कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करे, जिसकी मीटिंग आज से शुरू हो रही है दिल्ली में। क्षेत्रीय दलों का भी नीतीश कुमार को साथ चाहिए, वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी भी आके उनके पीछे खड़े हों, अखिलेश यादव भी उनके साथ इतना झिझक महसूस ना करें, बल्कि फ्रंट पर आएँ, अखिलेश आएँ, जयंत चौधरी आएँ, कहीं पर केसीआर उनके पीछे आकर खड़े हो जाएं, शरद पवार जो है उनकी पीठ को थपथपाएं, सीताराम येचुरी साथ, सब लोग नीतीश के साथ खड़े हों, ये एक अपेक्षा नीतीश कुमार की है। एक और नेगेटिव पॉइंट जो आप कह सकते वो ये कि गोदी मीडिया उनको ज़बरदस्त विरोध करती, खासकर जब से उन्होंने मोदी जी का साथ छोड़ा, तो उसके निशाने पर रहते हैं और कई ऐसी खबरें आती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मार्केटिंग के दौर पर जहां मोदी ने खुद को मार्केट किया, नीतीश कुमार की मार्केटिंग बहुत कमज़ोर है। ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आज की राजनीति को देखते हुए। अब अगर हम राजनीतिक मैदान में देखें तो जो नीतीश का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां वो इम्पैक्ट कर सकते हैं और मोदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो जो अगर हम एरिया देखें तो बिहार ऑफ कोर्स है ही, और साथ में झारखंड जो कभी बिहार का हिस्सा था, क्योंकि वहां पर अच्छी ट्यूनिंग है उनकी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ। तो झारखंड की 14 सीटें, बिहार की 40 सीटें, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि वो जिस कास्ट से आते हैं उसका एक बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में भी है। और एक कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से भी चुनाव लड़वाया जाए, जैसे मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, बड़ौदा से और बनारस से। इस तरह की भी एक बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें फैसला अखिलेश यादव को लेना होगा, दिल थोड़ा बड़ा करना होगा अखिलेश यादव को। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार के साथ ये जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी, यहाँ पर भी उनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। उस पर भी हम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट में बात करेंगे। अगर आप देखें, जहाँ तक ओरेटरी की बात है, भाषण की बात है, स्पीच की स्किल्स की बात है, हिंदी के भाषण देने की बात है, तो आज की तारीख में वो मोदी से कमतर नहीं है। अच्छा भाषण देते हैं और हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट के एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो अगर आप देखें, अगर पूरी जो काउ बेल्ट है उसमें उनका इन्फ्लुएंस है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का एरिया हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, जहाँ जहाँ समाजवाद खिला 77 से और 90s तक,
वहाँ वहाँ फुटप्रिंट नीतीश कुमार के हैं। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एरिया है उनका है, और आप कह सकते हैं जो पूरा हिंदी हार्टलैंड है। मोदी तो की जो एंट्री है वो लेट है, 2014 की बात है। नीतीश 2014 नहीं, वाजपेयी के टाइम से, या यूं कहें 77 से इस काउ बेल्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये भी एक एडवांटेज है जिससे कहीं ना कहीं मोदी जी थोड़ा सा घबराते हैं। अब दोस्तों, जो कुछ मैंने आपको अब तक बताया, मैं चाहता हूं कि इस पर एक सेकंड ओपिनियन, एक और राय भी आपके सामने मैं रखूं, और इसलिए मैं आपको बिहार ले चलूंगा और वहां ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि नीतीश को लेके या नीतीश वर्सेस मोदी को लेके जो भी समीकरण, जो इक्वेशंस बन रहे हैं वो क्या हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम सीधे चलते हैं अभिषेक कुमार के बाद, बहुत गहरी पैठ अभिषेक रखते हैं और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेटा के एक्सपर्ट हैं। चलते हैं अभिषेक के पास। नीतीश और कांग्रेस अब मिलकर पूरे विपक्ष को एक धागे में पिरोएंगे और फिर ये जो विपक्षी एकता है ये मोदी को चुनौती देगी 24 में। निश्चित तौर पर दीपक जी, एक चीज तो हमें माननी होगी कि नीतीश कुमार की यूटिलिटी विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा है। इंटायर ऑपोजिशन, अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो उनके पास नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इस बात को स्वीकार करना होगा, चाहे कोई दल भारी मन से स्वीकार करे या उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करे। कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 बार से जो बातें नीतीश कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अपना रुख साफ करना होगा, इशारों में वो कह रहे थे, संभवतः कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ करने का मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को कोई बड़ा रोल दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं, तभी वो दिल्ली आए हैं। कल की परिस्थिति आप देखें तो बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, जिसमें दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर निखिल कुमार हो, जो पूर्व सांसद भी हैं कांग्रेस के और संभवतः चुनाव भी लड़ेंगे, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन सकने के योग्य हैं। दूसरे नेताओं के भी बयान इस प्रकार के आए हैं। तो बिना आला कमान की सहमति के ऐसे बयान आए होंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप कि निखिल कुमार गवर्नर रहे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे, एक पॉलिटिकल फैमिली को से आते हैं बिहार में, और गवर्नर होने के साथ साथ सांसद भी रहे वो। और अगर निखिल कुमार ये कहते हैं कि नीतीश पीएम मटेरियल है, तो उसके मतलब है, मैं यहाँ एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अमित शाह बिहार में नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, ऐसी परिस्थितियों में क्या नीतीश कुमार एक जोखिम उठाकर बिहार के बाहर निकलकर, क्या वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आप कह सकते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, क्या भारत के दौरों पर वो निकल सकते हैं? क्या इंडिया कैंपेन पे निकल सकते हैं, या कैंपेन 2024 पर नीतीश कुमार जल्द निकलने वाले हैं? नीतीश कुमार बिहार के बाहर या बिहार झारखंड के बाहर यदि निकलेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सहमति से निकलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से जो उनकी मुलाकात होती है, उसमें किस मुद्दे तक और किस हद तक सहमति बनती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपको याद होगा पिछली बार नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, आई थिंक सितंबर का महीना था, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो एक आध महीने के बाद आए थे। उस वक्त भी काफी हलचल थी। एक एक नेता से उन्होंने जाकर मुलाकात की थी, जिनसे भी संभव था, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या दीपांकर भट्टाचार्य तक से जाकर वेस्ट दिल्ली के इलाके में वो मिले थे। सीताराम येचुरी से भी मुलाकात हुई थी। अब उसी की अगली कड़ी में अब ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। बिहार का बजट भी पास हो चुका है, बजट सेशन भी खत्म हो चुका है, तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बिना पॉलिटिकल एजेंडे के नीतीश कुमार इस बार नहीं आए हैं, इस बात को हमें मानना होगा। अब ये एजेंडा किस हद तक फलीभूत होगा और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी उनके एजेंडे से डरी हुई दिखाई देती है, ये बात भी लोगों को पता है। अमित शाह बिहार जा रहे हैं, किस कोशिश से जा रहे हैं? कोशिश यही है कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर निकलने ना दिया जाए। जी, बिहार की जो स्थिति इस वक्त, बिहार में अगर जैसे सपोज करिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होते हैं, वो चुनाव आज की तारीख में अगर बिहार हो जाते हैं, तो बिहार का फीडबैक क्या है? बिहार में जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, संपादक, पत्रकार और तमाम सर्वे एजेंसी, जितने भी लोग जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या कहना है कि अगर आज की तारीख में बिहार में चुनाव होते हैं तो क्या 40 में से आज की स्थिति जो है उसमें मोदी जी 25 सीट ले जाएंगे? 40 में से 25 मोदी को मिल रहे हैं, अमित शाह को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है?
देखिए, अगर बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खाता कहां से खोलेगी, इस बात को लेकर मंथन है बिहार में। और अभी जाति जनगणना के आंकड़े आए नहीं है। 15 अप्रैल से दूसरा सत्र शुरू हो रहा है जाति जनगणना का, दूसरा और अंतिम सत्र, और उम्मीद है कि मई के अंत तक आंकड़े आ जाएंगे। तो आंकड़े आने के बाद उस चुनावी हिंदुत्व का क्या होगा, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने बमुश्किल बिहार में मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरह से पहुंचाया। पिछली बार मोदी जी 40 में से 39 सीटें ले गए थे, 39, 40 में से 39, अगर 39 सीट ले गए तो इस बार आप कह रहे हैं कि 5-6 सीट मिल जाए, 10 सीट मिल जाए, यही बहुत है। 10 आपने ज्यादा कह दी है। दरअसल पिछली बार मोदी फैक्टर सिर्फ बिहार में नहीं था, पिछली बार मोदी और नीतीश फैक्टर दोनों था, दोनों एक साथ क्लब हो गए थे। और आप अमित शाह का एक पुराना इंटरव्यू याद करें जो 2018 या 19 का है, जिसमें वो एक बड़े टीवी चैनल पे उन्होंने कहा था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं और 2 जिधर एक तरफ होती हैं उधर रिजल्ट एक तरफा होता है। तो ये उनकी स्वीकारोक्ति है। और अब वो बिहार में जाकर बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है। क्या नीतीश का लाभ, क्योंकि उनकी हेमंत सोरेन से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और हेमंत सोरेन और तेजस्वी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और झारखंड बिहार का पहले हिस्सा रहा है, नीतीश का क्या असर झारखंड में भी होगा? 14 सीटें हैं वहां पर। जहां जहां जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, जहां जहां मंडल पॉलिटिक्स के फिर से रिवाइव होने की संभावना दिख रही है, उन सब जगह नीतीश फैक्टर ब्रांड मोदी पर या मोदी फैक्टर पर भारी पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आप झारखंड की बात ही मत कीजिए, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी इसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों को आप इसमें देख सकते हैं। हर जगह आप देखिए स्थानीय स्तर पर ऐसे संगठन है जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार, हम क्या माने, जो 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 नीतीश का जो इन्फ्लुएंस एरिया, जहां जिन इलाकों में, जिन प्रदेशों में वो असर डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बिहार 40 सीटें, झारखंड 14 सीटें, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में, कानपुर से लेके बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर, ये पूरा एरिया अगर हम लेते हैं, आजमगढ़, गाजीपुर वगैरह, यहाँ भी आप मान लीजिए 40 सीटें, 40 बिहार में, 40 सीटें उत्तर प्रदेश में, फिर कुछ सीटें जो है 14 सीटें जो है वो झारखंड में है, और फिर मध्य प्रदेश की बहुत सी सीटें जो बॉर्डर कर रही हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ। ये जो पूरा एरिया है, मुझे लगता है यहाँ पर 100-125 सीटें हैं इस पूरे एरिया में। ये जो इन्फ्लुएंस एरिया है नीतीश कुमार का, आपको लगता है कि ये जो काउ बेल्ट है, कोर काउ बेल्ट, हिंदी बेल्ट, यहां पर एक खासा असर नीतीश डालेंगे? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार फैक्टर इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये फैक्टर इसलिए भी है कि आप देखें, मंडल आइडेंटिटी एक बार फिर से सर उठा रही है। इन सब के बीच जो समाज के अलग अलग वर्गों के मुद्दे हों, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का आंदोलन अग्निवीर जैसे स्कीम के मुद्दे पर रहा हो, या रेलवे एनटीपीसी के मुद्दे पर रहा हो, सब आपने देखा है। और ये सारे मुद्दे क्लब होते हुए एक साथ दिखाई देंगे तब जब एक मजबूत और इन्फ्लुएंशियल चेहरा, एक प्रभावशाली चेहरा आपको दिखाई देगा। और आपको लगता है कि एक ऐसा कोई चेहरा नहीं है। हिंदी के अच्छे वक्ता होने के अलावा, और क्योंकि करप्शन के उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, आज तक उनके इतने लंबे कैरियर में करप्शन का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है। परिवारवाद में शायद उनका एक बेटा है, वो उनके बेटे का कितना दखल है, नीतीश कुमार के बेटे का सियासत में कितना दखल है? क्या वो पार्टी की मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, या परिवार को बिल्कुल अलग कर रखा है नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति से? देखिए, आज तक तो किसी ने उनके बेटे को पार्टी फोरम पे कहीं देखा नहीं है, किसी भी मीटिंग में। अक्सर देखा जाता है तब जब नीतीश कुमार का जन्मदिन होता है या नीतीश कुमार के बेटे का जन्मदिन होता है, तभी कोई सार्वजनिक फोटो बाहर आ पाती है, अन्यथा उनके बेटे को कभी किसी ने देखा नहीं है। और राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ उनका एक रुख रहा है शुरू से, इस बात को सभी लोग मानते हैं, उनके विरोधी भी मानते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं सम अप करूं, आपको एक पूरा सार देना चाहूँ, अपना टेक देना चाहूँ इस पूरे मामले में, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप आज की तारीख में विपक्ष के सारे नेता अगर आप देखें, भले ही उन पर मुकदमे झूठे हों, बेबुनियाद हों, लेकिन किसी पर
सीबीआई की फाइल खुली है, किसी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस जा रहा है, किसी पर पुराना मुकदमा कोई सीबीआई का भ्रष्टाचार का वो खोल दिया गया है। और अगर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, अगर उसको जेल नहीं भेजा जा रहा है या छापा नहीं पड़ रहा है, तो फिर परिवारवाद में उसको घेरा जा रहा है कि भाई ये तो फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ना परिवारवाद का आरोप फिट हो रहा है, ना सीबीआई और ईडी का फंदा मोदी जी का वो फिट हो रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि कमोबेश अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की एक स्वच्छ राजनीति रही है। भ्रष्टाचार का कोई उनके ऊपर दाग नहीं है, परिवारवाद का दाग नहीं है, और एक अच्छे ओरेटर हैं, तजुर्बा है सेंटर से लेकर बिहार तक, और बिहार में उन्होंने डिलीवरी भी की है। ठीक है, आज उनकी गोदी मीडिया सुबह शाम आलोचना करती है, जिसके भी कहने पे करती है, लेकिन अगर आप देखें कि अगर राहुल गांधी, खड़गे और पूरा विपक्ष नीतीश को आगे रखे तो मोदी जी की बेचैनी और बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जयप्रकाश नारायण और वाजपेयी दोनों का साथ है, दोनों का मिश्रण है गंगा जमुना तहजीब का। तो वो जो गंगा जमनी तहजीब है उसको लेकर नीतीश आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये एक वाहिद इकलौता नेता है जो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है, और इसीलिए मोदी रश्क करते हैं, वो नहीं चाहते कि इनको प्रोजेक्ट करें। तो ये आज का वीडियो था। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, आपकी कमेंट्स चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि ये चैनल और आगे बढ़ रहा है, 1 मिलियन पहुँच चुका है, और आपका ये आशीर्वाद बना रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपके दोस्तों ने किया, तो उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आज का शो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।